नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। 12 जून 2025 अहमदाबाद AI-171 बोइंग का ड्रीम लाइनर 7878 क्रैश हुआ। 260 जाने चली गई। दुनिया में जो सबसे भयानक हवाई हादसे हुए, विमान दुर्घटनाएं हुई, उनमें से एक था अहमदाबाद का प्लेन क्रैश। इस प्लेन क्रैश के बाद से बोइंग पर, ड्रीमलाइनर पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन बोइंग और ड्रीमलाइनर को लेकर के सरकार की तरफ से, मोदी की तरफ से, नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू की तरफ से जुबान कभी किसी ने खोला नहीं। किसी ने नहीं। डीजीसीए ने नहीं खोला। अब प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई है। ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है AAIB की, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इसकी प्राथमिक रिपोर्ट है 15 पन्नों की। अब यही देखना है कि ये प्राथमिक रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट में तब्दील होती है या इस प्राथमिक रिपोर्ट से अंतिम रिपोर्ट के सफर में कुछ खेल हो जाता है। क्योंकि प्राथमिक रिपोर्ट में दो पायलट, सीनियर पायलट सपरवाल और उनके साथ जो कुंदल थे, दोनों के बीच बातचीत का एक हिस्सा भी सामने आया। और पूरी रिपोर्ट को जितना तकनीकी रूप से हम और भाव समझा सकते हैं, उतने तकनीकी रूप से कोशिश करेंगे। हम परफेक्ट नहीं हो सकते, हम लोग तकनीकी लोग नहीं है, लेकिन कोशिश करें। इस रिपोर्ट के बाद ये साफ होता है कि आखिर 260 लोगों की मौत का असली विलेन, गुनहगार कौन था, और मोदी नायडू क्या जवाब देंगे। क्योंकि अभी जब हम खबर दिखाएंगे तो उसमें बीच की लाइन में, कहता हूं बीच की लाइनों में खबर होता है। बीच की लाइन में है कि इस रिपोर्ट के बाद बोइंग या ड्रीमलाइनर को कोई मैसेज नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि अंतिम रिपोर्ट आएगी। यही सवाल है। प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद भी कोई सवाल जवाब नहीं, क्यों? यही सवाल है। भाव को लाइए, चर्चा में लाइए। बहुत सारे तथ्य हैं। स्वागत है भाव आपका। फैक्ट बहुत है, तथ्य बहुत हैं, और उनको सबसे बड़ी बात है वही दर्शकों तक लाना है और उस पर आपका विश्लेषण दिखाइए। सीधे खबरें दिखाना शुरू कीजिए। इस पर रिपोर्ट आने के बाद हमने काफी वक्त दिया, हमने भाव ने, ये देखिए, टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन हो गए बंद। इतने दिन से चल रहा था ना कि क्या इंजन बंद हुए, दोनों इंजन बंद हो गए। एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। जरा भीतर चलते हैं, इसके इस रिपोर्ट के भीतर चलते हैं। वहां पर बहुत कुछ आपको मिलेगा। दिखाइए, लाइए फटाफट दिखाइए, गैप मत करिए। ये एआईबी जो मैंने बताया था, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, 15 पन्ने की रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने सुबह 8 बजकर 8 करीब 8:08 पर 180 नॉट्स की अधिकतम इंडिकेटेड एयर स्पीड हासिल कर ली थी। इसके तुरंत बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच, जो इंजन को ईंधन भेजते हैं, रन से कट ऑफ पर आ गए। रन पे थे, वो कट ऑफ पर आ गए। वो भी 1 सेकंड के अंतराल पर, एक ही सेकंड में दोनों कट ऑफ हो गया, जिससे इंजन में ईंधन आना बंद हो गया। और N1 N2 ये दो इंजन है, डबल इंजन, दो इंजन, इनकी रोटेशन स्पीड तेजी से गिर गई। रिपोर्ट में आगे है कि कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्डर होता है। नेक्स्ट लाते जाइए। कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्डर होता है। इंजन बंद होने पर तुरंत पायलट और को पायलट के बीच जो बात हुई, उसके मुताबिक पायलट सुमित सबरवाल ने अपने को पायलट क्लाइव कुंदल से पूछा कि तुमने इंजन फ्यूल क्यों बंद किया। एकाएक इंजन फ्यूल बंद हुआ, कंफ्यूजन हुआ। इसके जवाब में को पायलट क्लाइव कुंदल ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। यानी अब तो साफ है कि अब भी जो दो पायलट हमारे अनुभवी पायलट नहीं है, उनकी तरफ बहुत मीडिया रिपोर्ट्स ने उंगली उठाई है। आज हम उन पर उंगली उठा रहे हैं। एकदम साफ है। यही चीज तो देखी जाती है, क्या रिकॉर्डिंग में बिल्कुल साफ है कि हमने कुछ नहीं किया। इसके बाद दोनों पायलट जब इंजन बंद करने से इनकार करते हैं, फिर यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई ना कोई तकनीकी खामी हुई इसमें, और उसके नीचे की लाइन पर आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे बोइंग 787-8 या उसके इंजन बनाने वाली कंपनी के लिए कोई चेतावनी जारी करनी पड़े।
अब क्या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट में बातचीत, क्या पायलट ये बोलते कि ये हादसा होने के बाद नोटिस जारी करो? अब जब सब कुछ सामने आ गया, अब देखिए आगे आगे चलिए, इसमें रिपोर्ट में आगे चलिए, मैं एक-एक टाइमलाइन इसमें पूरा का पूरा सीक्वेंस बताऊँगा। थोड़ा-सा बस दर्शकों से कहूँगा भाव की बात सुनने के लिए थोड़ा-सा सब्र करिएगा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों इंजन में रीलाइट की प्रक्रिया शुरू। रिलाइट इंजन जब बंद हो जाता है, तो ये प्रोसेस होता है। इंजन 1 कुछ हद तक रिकवर करने लगा, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह से स्पीड रिकवर नहीं कर पाया। इस दौरान एपीयू जो ऑक्सिलरी पावर यूनिट होती है, वो भी ऑटो स्टार्ट मोड में सक्रिय हो गया, लेकिन विमान को स्थिर नहीं कर पाया। एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद ये सामने आया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान की रैट रैट होता है रैम एयर टरबाइन। ये रैट का क्या काम है? जब इंजन फेल हो जाता है, तो ऊंचाई बढ़ाने के लिए इसको डिप्लॉय किया जाता है जब इंजन फेल होता है। एक और हालात होता है जब प्लेन में, हवाई जहाज में हाइड्रोलिक सिस्टम जब काम करना बंद कर देता है, तो भी ये रैट काम करता है, ये ऊंचाई देता है रैट। लेकिन जब कम ऊंचाई पर विमान होता है, तो वहां पर एयर फ्लो कम होता है और कम एयर फ्लो में ये काम नहीं कर पाता। ज्यादा ऊंचाई चाहिए, रैट भी अगर प्रॉपर काम करे तो ज्यादा ऊंचाई पर, क्योंकि एयर फ्लो चाहिए होता है। तो ये रैट जो है, इसका पंखा बाहर आ गया। रैट तभी बाहर निकलता है जब विमान की बिजली सप्लाई में समस्या आती है, जो मैंने बताई, से इंजन बंद होता है या हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद करता है। रैम एयर टरबाइन एक छोटा प्रोपेलर जैसा उपकरण है, जो दोनों इंजन के बंद होने पे, सप्लाई बंद होने पे, हाइड्रोलिक विफलता पर स्वचालित रूप से तैनात हो जाता है। अब रिपोर्ट के अगले हिस्से में आते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईएएफआर रिकॉर्डिंग 8:09 पर रुकी। ये ईएएफआर क्या है? एक्सटेंडेड एयर फ्रेम फ्लाइट रिकॉर्डर। 8:09 पर रुकी। इससे पहले 8:09 और 5.05 पर एक पायलट ने मेडे 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 कॉल भेजी थी। यानी एक्सीडेंट होने के बाद ये रिकॉर्डिंग रुक गई। ये पॉइंट्स में है फ्रेम पूरा। अब ईएएफआर का डेटा निकालने के लिए जो अभी प्रारंभिक रिपोर्ट में जो बचा है, वो ईएएफआर डेटा को लेकर के है कि ईएएफआर डेटा क्या है मैं बता दूं। ये हाईटेक ब्लैक बॉक्स है, जिसमें डेटा और कॉकपिट की आवाज ये दोनों रहते हैं। एक्सटेंडेड एयरफ्रेम फ्लाइट रिकॉर्डर ईएएफआर। इसमें गति फ्लाइट की, ऊंचाई, डायरेक्शन दिशा उसकी, और इंजन का डेटा, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। इसके साथ-साथ कॉकपिट की आवाज भी रिकॉर्ड होती है, और इसमें जो स्पेशल एक मेमोरी होती है, जो हादसे के बाद भी इसमें मेमोरी कायम रहती है। इसके अलावा विमान से जमीन पर जो भी संचारित डाटा होता है, जो भी संचार होता है, वो सब कुछ ईएएफआर में दर्ज होता है। अब ईएफआर को जो बड़ा नुकसान पहुंचा है, उसको अब डाउनलोड तो कर लिया गया है, लेकिन अभी डिकोड करके उसकी उसके सबूत और तथ्य की जानकारी सामने नहीं आई है। मैं एक बार टाइम फ्रेम पूरा दिखा देता हूँ। जरा टाइम फ्रेम लाइए। ये तो हो गया ईएफआर। टाइम फ्रेम लाइए जरा, टाइम फ्रेम, बस उसके बाद भाव के पास चलते हैं। टाइम फ्रेम लाइए। ये टाइम फ्रेम देखिए। यूटीसी जो है, ये 5:47 विमान एआई 423 दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा। जो हमने कहा था, जो एक लड़का इसमें से उतर करके बताया था कि दिल्ली से अहमदाबाद में प्रॉब्लम्स थी। तकनीकी जांच के बाद उड़ान के लिए विमान को रिलीज किया गया 6:40 पे। 6:25 पर क्रू का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट मतलब कि कोई नशे-वशे में तो नहीं जा रहा है, सब फिट पाए गए। 7:05 पर क्रू सीसीटीवी में बोर्डिंग गेट पर जो है ये पहुंचते दिखे। 7:38 पर विमान बेग 34 से रवाना हुआ। 7:55-15 पर टैक्सी क्लियरेंस मिली। 7:56-08 पर टैक्सी शुरू हुई, और 8:07-33 पर टेक ऑफ क्लियरेंस मिली। 8:07-37 पर विमान ने टेक ऑफ रोल शुरू किया। अब यहां से देखिएगा, 8:08-33 पर V1 स्पीड 153 केटीएस एआईएस हासिल हुई। ये 153 जो हुई है, अभी आपको मैं और सेकंड वाइज बताऊंगा। उसके बाद 8:08:35 पर
155 केटीएस 153 से 8:39 पर विमान ने जमीन छोड़ा एयर ग्राउंड सेंसर एयर मोड में। 8:42 पर अधिकतम स्पीड 180 केटीएस हो गई, मतलब जमीन छोड़ते ही। ठीक उसके बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच कट ऑफ मोड में आ गए और 8:47 पर रैट यानी रैम एयर टरबाइन तैनात हुआ। ऊंचाई खोने लगा ये विमान। इसका अभी और भी टाइमलाइन है। हाँ, इंजन 1 का 8:52 पर, ये बहुत समझिए आप, माइक्रो सेकंड में चल रहा है, मतलब सेकंड से भी छोटे वाले कॉलम में 2-2 सेकंड, 3-3 सेकंड, 1-1 सेकंड में। इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ स्विच फिर से रन मोड में डाला गया। 8:54 पर, मतलब 2 सेकंड में देखिए, एपीयू इनलेट डोर ऑटो स्टार्ट लॉजिक से खुलना शुरू हुआ। 8:56 फिर 2 सेकंड बाद इंजन 2 का फ्यूल कट ऑफ स्विच फिर से रन मोड में किया गया। 8:95 पर मेडे कॉल दी गई, मतलब 5 और 4 9 सेकंड बाद। और 5 के बाद 11 पर ईएएफआर की रिकॉर्डिंग बंद हो गई, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये टाइमलाइन, और इसी बीच में वो संक्षिप्त बातचीत हुई दोनों पायलट की। 1:37 भारत के समय से टेक ऑफ हुआ है। 32 सेकंड ये फ्लाइट हवा में रही, 32 सेकंड। 1:38 पर एक इंजन की स्पीड टेक ऑफ के दौरान 200 जो है टेक ऑफ के दौरान 284 की स्पीड में गई। 2 सेकंड में वो स्पीड, जो रोटेशन स्पीड होती है, 287 पहुंची। 4 सेकंड बाद जमीन छोड़ दिया विमान ने और हवा में इसकी स्पीड 434 तक पहुंची। फिर वही स्विच ऑफ मोड आया और थ्रस्ट खो दिया विमान ने, विमान गिर गया। इसके बाद अब कहां बचता है कि मानवीय चूक, मानवीय भूल भाव। बहुत आज लंबा, क्योंकि सब फैक्ट्स दिखाने थे। नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है, टेक्निकल इशू है आशीष। में और लोगों को बहुत इजी भाषा में बताता हूँ। जो मोटरसाइकिल, जो स्कूटर चलाते थे, जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं, आज के जनरेशन की बात छोड़ दीजिए, हमारे जनरेशन के सभी लोग स्कूटर और मोटरसाइकिल से ही कार में आ गए। तो आप देखिए, स्कूटर जब हम चलाते हैं तो एकाएक स्कूटर रिजर्व पे आती है, मेन से। जब रिजर्व पे आती है तो गाड़ी रुकती है या झटके मारने लगते हैं, तो अपन नीचे झुक के उसका मेन से रिजर्व में करते हैं गाड़ी, घुमा दे। कि अब खोलिए। तो रिजर्व और मेन में क्या है? मेन में वो ट्यूब जो फ्यूल लेके जाता है, पेट्रोल लेके जाता है इंजन तक, जब एकदम पेट्रोल कम हो जाता है, तो वो जो पाइप है, जो फ्यूल देता है इंजन को, जो पेट्रोल देता है, वो बंद हो जाता है। तो हम दूसरा पॉइल खोलते हैं, पाइप खोलते हैं जुगाड़ वाला, जो और नीचे लेवल पे भी पेट्रोल सप्लाई करता है। तो वो जो हमको टाइम मिलता है, कई बार गाड़ी ढलान पे है स्कूटर और बंद हो गई, तो हम उसको वही रिजर्व में लाके फिर चालू कर देते हैं। वो एक एडवांटेज होता है। नहीं तो कई बार गाड़ी रिजर्व पे करके उसको झुका-झुका के चालू कर देते हैं। ये समय हमें यदि मोटरसाइकिल पे लगता है, ऐसा ही कुछ उस विमान में हुआ। वह रिजर्व नहीं हुआ, वहाँ मेन ही बंद हो गया। पहले स्कूटर में 3 मोड आते थे। एक ऑफ होता था, एक रिजर्व होता था और मेन होता था। तो लोग गाड़ी को पहले चाबी लगते थे, फिर पेट्रोल ऑन करते थे पूर्ण रूप से। तो ये प्लेन चला, चलते से ही फ्यूल का जो रन वाला बटन है, वो ऑटोमैटिक कट ऑफ में चला गया। तो कुछ सेकंड के लिए पावर, मतलब फ्यूल पहुंचा नहीं इंजन के पास। इंजन, प्लेन पूरी तरह से ओवरलोड था। ओवरलोड मतलब पूरे पूरे अपने लोड पे था। साथ में पाकिस्तान एयर स्पेस अपने को अलग से लेके जानी है, पाकिस्तान एयर स्पेस मना है। तो साइड से जाने के लिए जो एक्स्ट्रा फ्यूल था वो भी उसमें भरा गया था। इसका मतलब प्लेन अपने मैक्सिमम लोड पे था, मैक्सिमम लोड पे था, ऊंचाई पा रहा था। इसके बीच में आपने एक सेकंड के लिए भी उसको पेट्रोल नहीं गया या गैसोलीन नहीं गया, जो भी फ्यूल है नहीं गया, उसके बाद आपने तुरंत ऑन कर दिया। क्योंकि जैसे ही उसने स्विच ऑफ मोड हो रहा है, उसने बोला कि तुमने बंद क्यों किया? बोले मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ऑन किया। वो जो कुछ सेकंड है, उस सेकंड में जब इंजन बंद हो गया फ्यूल नहीं मिलने के कारण, तो बाकी जो सिस्टम थे रैम से लेके वो सब ऑन हो गए ऑटोमेटिक इंजन फेलियर पे, जो बैलेंस करने का प्रयास कर रहे थे, जो टेक ऑफ करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन फ्लाइट की हाइट ही इतनी नहीं थी कि जो नीचे आके रिकवर करें। यदि ये 30,000 फीट पे होता या 32,000 फीट पे ये होता,
तो मुझे अब याद आ रहा है ड्रीम लाइनर का एक एक्सीडेंट, जिसमें मरा कोई नहीं लेकिन जख्मी बहुत हो गए थे। सिडनी से ऑकलैंड, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जा रहा था फ्लाइट। फ्लाइट हवा में था करीब करीब 34,000 फीट ऊपर। वहां एकाएक वो 120 मीटर यानी 400 फीट गिर गया नीचे। हो सकता है उसमें भी फ्यूल का ही लफड़ा हो गया हो, लेकिन उनके पास नीचे 400 फीट गिरने पे, यदि 400 फीट नीचे एक बिल्डिंग होती तो उनमें कोई नहीं बचता। लेकिन 32,000 पे या 34,000 से आप 400 फीट नीचे भी आ गए तो आप फिर भी हवा में हैं। या दो चीजें हैं, या एक एक मेरा अजम्पशन है। देखिए, मैंने भी कुछ टेक्निकल लोगों से बात की। हो सकता है कि यदि सामने ये बिल्डिंग नहीं होती, प्लेन ग्राउंड होता, इंजन तो दोनों ऑन हो गए थे। इंजन 1 तो इमीडिएटली ऑन करवा दिया था उनने, इंजन 2 भी ऑन हो गया था। उनको पावर जनरेट करके थ्रस्ट करने में कुछ सेकंड चाहिए थे। देखिए, सेकंडों का खेल हुआ है ये। कुल 30 सेकंड, मतलब कुछ मुझे लगता है 10-12 सेकंड में तो खेल ही खत्म हो गया। यदि सामने खेती खेत होते या सामने समुंदर समुंदर होता तो हो सकता है कि वो नीचे जमीन पे आने के पहले एक बार फिर पावर गेन करता। हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन एयरपोर्ट के बाहर, एयरपोर्ट को लग के इतनी हाई राइज बिल्डिंग है कि पायलट ने भी देखा कि अब कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए उसने मे डे का कॉल दिया। सामने दिख रहा है उसको, इंजन थ्रस्ट भी कर ले तो उसको हवा नहीं है, उसको सामने सॉलिड बिल्डिंग दिखी। तो इंजन में गड़बड़ी है, ये तो क्लियर कट दिखता है। हाँ। दोनों पायलट नौसिखिए नहीं थे। सब्बरवाल तो 3 महीने बाद रिटायर्ड होने वाले थे। सब्बरवाल का जितना फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है, इंडिया में बहुत कम लोग होंगे जितने घंटे वो फ्लाइट चला चुके हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनको इतना एक्सपीरियंस है। उसके साथ जो कुंदर थे वो भी बहुत सीनियर थे, वेल एक्सपीरियंस थे, इसलिए ह्यूमन एरर तो है ही नहीं। ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि ऑकलैंड वाले एक्सीडेंट में भी कहा गया कि ऑटोमेटिक खुद प्लेन ने कॉल लिया, इंजन ने कॉल लिया। कुछ बातें जो विसल ब्लोअर बता रहे थे सीट को लेके, पायलट की सीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कोई कार की सीट नहीं होती। उसको लेके, असेंबलिंग को लेके और क्वालिटी कंट्रोल को लेके, क्या यही कारण था? एक तो ये है। दूसरा, रख रखाव। यदि ये प्लेन ओवरऑल होके यूं ही आ गया था और प्लेन कब लैंड हुआ, अहमदाबाद, दिल्ली अहमदाबाद, और उसके बाद 40 मिनट में तकनीकी रूप से चेक किया गया। अहमदाबाद दिल्ली फ्लाइट में बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट्स की, क्या उसको एड्रेस किया गया? क्या फ्लाइट जल्दी टाइम टाइम पे निकाल देनी है, इसलिए निकाल दी गई? ये तो कहते हैं कि टाइमलाइन में क्या कहा गया, इतने बजे फ्लाइट लैंड हो गया, इतने बजे फ्लाइट का टेक्निकल क्लियरेंस हो गया। वो करीब करीब 40 मिनट का टाइम है। इसी बीच हमारे पास वो वीडियोस भी है जो कंप्लेंट कर रहे हैं लोग कि प्लेन में कुछ गड़बड़ है। हाँ। और ये एक्सीडेंट के पहले की कंप्लेंट है। ऐसा नहीं एक्सीडेंट होने के बाद 4 लोग उठ के खड़े हो गए, हमको तो पहले ही लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। वो वीडियो अहमदाबाद का फ्लाइट, मतलब फ्लाइट लंदन इंग्लैंड के लिए टेक ऑफ के पहले का है वीडियो। हाँ, कि एसी काम नहीं कर रहे हैं, अब फ्लाइट में बैठ के उसने दे दिया है। हाँ। उसने कहा कि जब उन्होंने कहा कि वेदर बिल्कुल क्लियर है
उसके बाद झटके क्यों ले रहा है फ्लाइट? हम्म, इट वाज अनयूजुअल। वाज दैट एड्रेस्ड? क्योंकि यकीनन जो या तो पायलट अलग होंगे, क्रू अलग होगा। हम्म, क्रू अहमदाबाद से चढ़ा क्या, हाँ, या वहीं दिल्ली इंग्लैंड वाया अहमदाबाद फ्लाइट थी? तो ऑब्वियसली जब ये कन्वर्सेशन तो यही बताता है कि फ्यूल स्विच जो है वो रन मोड से स्विच ऑफ, कट ऑफ में कैसे आया। हम्म, यदि ये आया तो फिर ये तकनीकी गलती क्यों नहीं? फिर बोइंग को हम क्यों नहीं कह सकते कि ये हमारे तो पायलट तो ये कह रहे हैं। हम ये कैसे मान रहे हैं कि पायलट ने उंगली करी होगी, यूं ही बटन दबा के देखा होगा क्या होता है? ये ये तो हो तो नहीं सकता। नॉनसेंस। हाँ, नॉनसेंस है, वो खुद की जान खतरे में क्यों डालेगा? हाँ, और उसने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया सर। हाँ, फिर उनको लगा कि गड़बड़ है बहुत मेजर कुछ। समय इतना भी नहीं था कि वो टर्न करके वापस आए, लैंड करे। हो सकता था कि सब्रवाल के मन में ये भी होगा कि थोड़ा हाइट ले लूं, मैं वापस आऊं, ये फ्यूल क्यों कट ऑफ हो गया हाँ, रास्ते हाँ, में। हाइट। लेकिन उसे समय ही नहीं मिला। हाँ, इंजन चालू होने के बाद जो थ्रस्ट इंजन और डेवलप करे टेक ऑफ के लिए, तब तक को सामने बिल्डिंग आ गई। हाँ, मैंने इसीलिए कहा कि सामने बिल्डिंग नहीं होती, खेती होते। तो एक चांस हो सकता था कि वो थ्रस्ट डेवलप करे कि फिर वो थोड़ी हाइट गेन करे और फिर यू टर्न करके वो बोलेगा नहीं, आई कांट फ्लाई दिस प्लेन। लेकिन समय नहीं मिला। तो तो एयर इंडिया, इसको बोइंग को, हाँ, जैसे AIIB ने कहा कि नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है, हम बोइंग को, ड्रीमलाइनर को, किसी को भी कोई नोटिस हम नहीं देंगे, कुछ सवाल जवाब नहीं करेंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट थी, एयर इंडिया ने क्या ट्वीट किया जरा वो भी देख लीजिए। और इसी एयर इंडिया पे अभी आरोप लगा था कि मुआवजा देने में धमकी भी दे रहे हैं। ये पता नहीं, एयर इंडिया, हम्म, मुझे टाटा से उम्मीद ही देश में नहीं थी, लेकिन पता नहीं एक ही कुएं से नहीं सब नहीं पानी क्या पी रहे हैं। नहीं नहीं, लगता है कि अब रतन टाटा जाने के बाद सारे एथिक्स और प्रिंसिपल को टाटा ग्रुप ने टाटा कर दिया। ये जरा बाय बाय बता टाटा। दीजिए भाव, क्या लिखा है एयर इंडिया। एयर इंडिया स्टैंड्स इन solidarity with the families and those who affected by the AI 171 accident। वो तो पहले से कहते आ रहे हैं। We हाँ, continue to mourn the losses and fully committed to provide support during the difficult time। ये भी कोई नई बात नहीं है, बार बार आप यही कर रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं। We acknowledge receipt of the preliminary report released by the Aircraft Accident Investigation Bureau AAIB today 12th July 2025। Air India is working closely with the stakeholders including regulators। We continue to fully cooperate with AAIB and other authorities as their investigation progresses। Given the active nature of the investigation, we are unable to comment on the specific details and refer all such inquiries to AAIB। उन्होंने कहा कि हमें बाकायदा मिला है रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मिला है। हम जो स्टेक होल्डर्स मतलब कंपनी है, भारत सरकार है और बोइंग है, और हम्म, जो मतलब रेगुलेटर मतलब डीजीसी है। वी हम्म, कंटिन्यू टू फुल्ली कोऑपरेट विद एएआईबी, एयर एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है, उसके साथ हम पूरी तरह से, एंड अदर अथॉरिटीज एज द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेसेस, और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो हम उनके साथ हैं। गिवन द एक्टिव नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, वी आर अनेबल, जो जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम आपके किसी भी सवाल का जवाब देने में असमर्थ है। हमने जो भी आप हमको पूछ रहे हैं, हमने सारी इंक्वायरी, सारे सवाल आपके एएआईबी को आगे भेज दिए। नरुआ कुंजरुआ कर रही है। हम्म, ये नहीं बता रहे हैं कि पायलट के दोनों के बीच में कन्वर्सेशन क्या हुआ। ये अभी बोइंग को रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि एयर इंडिया के पास बहुत सारे बोइंग के इस ये सिर्फ हाँ, ड्रीमलाइनर ही नहीं है, बाकी भी सीरीज बोइंग की उनके पास है।
तो अच्छा, भारत सरकार इसको, जो मुझे लगता है, जो डर लगता है, इसमें बहुत सारी लीपापोती होगी और मुझे इस बात का दुःख भी होगा कि आगे-पीछे ये पायलट के ऊपर ना ढोल दे। ये मुझे डर इसलिए बात का लगता है क्योंकि आपको किसी भी हालत में बोइंग को बचाना है। बोइंग अमेरिकन कंपनी है और बोइंग के ही अपाची हेलीकॉप्टर आप खरीदने जा रहे हैं। हुँ, 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 यदि बोइंग को कटघरे में खड़े करेंगे तो देश अपाची हेलीकॉप्टर पे सवाल उठाएगा। बोइंग का ट्रैक रिकॉर्ड, मार्केट का शेयर 40% है और एयर एक्सीडेंट में शेयर सबसे ज्यादा है। अपाची का जो इशू है, वो ऑलरेडी आपने कल भी इसके बारे में बताया था। उसके बारे में हुँ, जब अपाची के एक्सीडेंट हो गए तो तब भी हमने डिटेल कर दिए थे। हमने ड्रीमलाइनर के वो भी हमने व्हिसल ब्लोअर के इन्वेस्टिगेशन और उनकी जो रिपोर्ट्स है वो भी लाई। उसके बाद बोइंग कंपनी का उनको दिया हुआ जवाब कि हमने जिन प्लेन में फॉल्ट था वो हमने भारत को दे दिए हैं। हुँ, अमेरिका को डरने की जरूरत नहीं है। तो जैसा ड्रीमलाइनर में कहे तो क्या अपाची का भी कूड़ा कचरा ही आ रहा है क्या ये देश में? हुँ, सवाल ये है। तो भारत सरकार अपने बाकी आने वाले सौदे को डिफेंड करने के लिए हो सकता है कि बोइंग को बचा ले जाए। लेकिन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, उन दोनों पायलट का एक्सपीरियंस, दिल्ली से अहमदाबाद आए हुए प्लेन के वीडियोस और टाइमलाइन देखने के बाद 2 बातों पे बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है। एक, कि इंजन में मेजर प्रॉब्लम थी, हुँ, जो बड़ी ब ऑटो मोड पे चला गया और ऑटो मोड पे भी चलाने के लिए नहीं, फ्यूल कट ऑफ और फ्यूल रन ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया। इसके कुछ गड़बड़ है। दूसरी बात, जो लगातार 2018 से एयरपोर्ट अथॉरिटी जमीन मांग रही है, एयरपोर्ट के सामने क्लियरेंस करो, हुँ, क्योंकि हमें जो एक जो जगह होती है, एक चाहिए होती है कुशन जगह, हुँ, वो जगह नहीं है। अहमदाबाद एयरपोर्ट का रनवे छोड़ते से ही बस्ती चालू हो जाती है। उसके लिए जगह मांग रहे थे। रूपानी के समय से गवर्नमेंट ने सैंक्शन करने के बाद भी जगह का पोजीशन नहीं दिलवा पा रहे थे, क्योंकि उनको डर था वहां जो लोग बसे हुए हैं वो उनका वोट बैंक है। हुँ, ये सारी तमाम जब बातें सामने आती हैं, ड्रीमलाइनर के खिलाफ लगातार अमेरिका में आवाज उठना, अमेरिकन व्हिसल ब्लोअर को ये जवाब मिलना कि हमने जिनमें प्रॉब्लम था वो इंडिया को दिए। ड्रीमलाइनर हमको जब जो कंपनी 40,000 करोड़ के कर्जे में थी और लगातार घाटे में जा रही थी, ऐसे के लिए ड्रीमलाइनर ऑर्डर क्यों किए गए? जो 28 प्लेन ऑर्डर होने थे उसकी जगह 46 प्लेन प्रफुल्ल पटेल ने क्यों ऑर्डर किए? विदेश टूर रूट के लिए बताया जा रहा था, तब भारत का सारे के सारे जितने भी 57 विदेश रूट थे, उसमें से हुँ, करीब-करीब 54 रूट लॉस के थे। हुँ, तभी जेट एयरवेज ने अपने लंदन के भी रूट बंद कर दिया था, सरेंडर कर दिया था वो रूट उन्होंने, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं था। कई सवाल है आशीष जिसका जवाब देना है और इनमें से बहुत सारे सवाल बीजेपी ने उठाए थे जब प्रफुल्ल पटेल ने ये ऑर्डर किया हाँ, था। हुँ, जाँच ये बात लगी, अलग है कि सीबीआई जाँच। हाँ, उसके हाँ, बाद प्रफुल्ल पटेल ने जाके डुबकी मार ली है कीचड़ में कमल के और फिर अब वो कह रहे हैं कि इसमें कोई घपला दिखाई नहीं देता। चलिए, मतलब जाँच तो जाहिर है कि नेताओं को बचे रहना चाहिए इस देश में, बस हाँ, यही है। हाँ, और आखिर में इतने कहेंगे, ये 2 पायलट की बातचीत, 2 लाइन की बातचीत, वो नेता नहीं है। और वो विमान बिल्कुल उड़ान भरते ही इस स्थिति में आया, जब एक ने कहा, "तूने बंद किया?" तो उसने कहा, "नहीं, नहीं सर, मैंने नहीं बंद किया। मैं क्यों बंद करूँगा?" इस टाइप की जो बात हुई, उसमें किसी को मौका नहीं मिला। इंजन के फ़ॉल्ट की तरफ सीधा इशारा है। अगर इसको और कहीं घुमाने की कोशिश होती है, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी और आप भी नज़र बिल्कुल, रखिएगा, बिल्कुल। ज़रूर रखिएगा। बिल्कुल नज़र रहेगी। अभी और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यूनाइटेड हाँ, स्टेट्स में कुछ लोग व्हिसल ब्लोअर्स हैं, उनसे हमने डायरेक्ट मेल पे अप्रोच करने का प्रयास किया है। हुँ, ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हम
उनसे भी साझा करेंगे। ऐसा नहीं कि एविएशन में सिर्फ यही लोग हैं, बाकी लोग भी हैं एविएशन में। ऐसे भी लोग हैं जो ड्रीमलाइनर चला रहे हैं, ऐसे भी हाँ, लोग हैं जो वर्तमान में ड्रीमलाइनर उड़ा रहे हैं। उनसे भी बात करते तो ये कई कई गलतियाँ ऐसी होती है, कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि जो बताई नहीं जाती। ये ऑन और रन और कट ऑफ और रन, ये 2 बटन यदि 30-35 हज़ार फीट पे हो जाते तो शायद ये हम तो की खबर भी नहीं आती। हाँ, क्योंकि तब विमान यदि थ्रस्ट भी खो देता तो जमीन पे आने में उसको बहुत टाइम लगता। बहुत टाइम फिर उठा लेते। और जब बाकी सारी सिस्टम उठा लेते, क्योंकि उस समय उस हाइट पे था प्लेन। इसके पहले भी कहीं हुआ होगा, ये रिपोर्ट हुआ होगा, इसके ऊपर रेक्टिफिकेशन हुआ होगा, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में नहीं आता। और जब पब्लिक डोमेन में नहीं आता तो हमको लगता है कि ये पहली बार कैसा हुआ। चलिए हमें इजाजत डीजीसीए का दीजिए। ये काम है, इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है कि ड्रीमलाइनर के तमाम पायलटों को पूछे कि क्या-क्या अभी तक उनको जो हादसे नहीं हुए, लेकिन इश्यूज आ गए। क्या बोइंग अभी तक बता पाया कि सिडनी से ऑकलैंड जा रहा हुआ प्लेन 400 फीट नीचे क्यों गिरा? 50 लोग जख्मी हो गए उसमें, फ्री फॉल हो गया एकदम, और फिर प्लेन संभल में आ गया। क्यों? हम नहीं, धनिया भी बोइंग खरीदते हैं तो 4 दुकान जाते हैं। हम आलू प्याज भी खरीदते तो एक-एक आलू उठा के देखते हैं। क्या भ्रष्टाचार इतना या पैसा कमाने की लालच इतनी आगे गई है इंसानों की कि आदमी आदमी की जान का सौदा करे? सवाल ये है। नहीं, इसी सवाल सवाल के साथ हम ड्रीमलाइनर से सौदे से शुरू होता है और सवाल आखिरी उठता है अहमदाबाद के एक्सीडेंट पे। तब से लेके अब तक सवाल ही सवाल है, जवाब कोई देने को तैयार नहीं। कोई नहीं जवाब दे रहा है, लेकिन सवाल हम करते रहेंगे और सवाल के घेरे में अब एयर इंडिया भी है, क्योंकि जो भाऊ ने कहा बिल्कुल। कि पायलट से कौन पूछता है, इस हादसे के बाद एक रिपोर्ट आई थी जिसमें तमाम जो है एयर इंडिया के मतलब स्टाफ ने नीचे के स्टाफ ने कहा था कि हमारे टॉप मैनेजमेंट से कोई कन्वर्सेशन हो ही नहीं पाता, संवाद ही नहीं है कि हम अपनी दिक्कत रखें। तो ऐसी बहुत चीजें हैं। वो एयर इंडिया इसलिए सिर्फ नहीं, उसको हम हर जगह से किनारे कर सकते हैं कि वो टाटा ग्रुप की है और टाटा ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। वो नहीं 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 टाटा नहीं, अलग मैं फिर कह रहा अलग थे, हूं टाटा अलग थे जेआरडी और ये टाटा अलग जेआरडी है। जेआरडी टाटा और रतन टाटा के बाद क्या टाटा की फिलॉसफी समाप्त हो गई? सवाल ये है। हम्म, हम्म। वो टाटा और यदि ये है तो ये टाटा ब्रांड खत्म कर देना चाहिए, हम्म, क्योंकि टाटा जाना जाता था रिलेबिलिटी के लिए, टाटा जाना जाता था सच्चाई के लिए, टाटा जाने जाते थे अपने ट्रांसपेरेंट डीलिंग के लिए। हम्म, और यदि बाकी बनिए मारवाड़ी, मतलब मैं किसी मारवाड़ी को गलत नहीं कहता, लेकिन बाकी कंपनियों जैसे सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग ही मोटो है, हम्म, देन इट इज नॉट द डेथ ऑफ 260 पीपल। ये 260 लोगों की मृत्यु की खबर नहीं, एक ड्रीमलाइनर नष्ट होने की खबर नहीं है। क्या टाटा की फिलॉसफी नष्ट हो रही है? कॉर्पोरेट फिलॉसफी का टाटा की पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। सवाल ये है। चलिए इजाजत दीजिए हमें, फिर हम एक कार्यक्रम में, स्पेशल कार्यक्रम में भाव के साथ आएंगे और मिड डे मुद्दा तो लेकर के आएंगे ही, सवालों का सिलसिला ये जारी रहेगा। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।